हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की अकाउंट्स का पहला चैप्टर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बता दूं। देखो, यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं 11th क्लास के कंप्लीट अकाउंट्स के सिलेबस को, तो आपको ट्यून इन रहना है बस। ठीक है, तो आज का हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर है अकाउंट्स का। उससे पहले मैं एप्लीकेबिलिटी बता देती हूँ। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईएससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो आप, हर किसी के लिए ये लेक्चर्स, ये वीडियोस अब एप्लीकेबल होने वाली है। इसीलिए आप लोग इनको बिना किसी टेंशन के देख सकते हो। और बुक में जो रेफर करने वाली हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे मेरे वो टीएस ग्रेवाल सर की बुक से होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चंस कहीं और से नहीं लूंगी। तो हो सकता है मैं किसी रिफ्रेशर या कहीं और से भी कुछ क्वेश्चंस लूँ, तो आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि आपके बुक में नहीं है तो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस या सिलेबस यहाँ पे कराने जा रही हूँ वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम पढ़ने जाते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। देखो, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ये सब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमको कोई भी टीचर कभी ये नहीं बताता कि हिंदी का सब्जेक्ट है क्या, इंग्लिश का सब्जेक्ट है क्या, है ना। बट मैं आपको बताने जाऊंगी कि अकाउंटिंग है क्या, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या है वो बताने से पहले मुझे आपको बताना होगा कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो अकाउंटिंग अलग सी लैंग्वेज बनाने की क्या जरूरत है बिजनेस को। बिजनेस क्या इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज नहीं कर पा रहा था। तो असल में बात क्या है, हमें लैंग्वेज क्यों चाहिए होती है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अगर इमेजिन करके देखो, अगर मैं आपको बोलूं आपको पूरा एक दिन बिताना है लेकिन किसी से बात नहीं करनी। अब बात नहीं करनी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुंह से बात नहीं करनी है, इशारों में भी आप बात नहीं कर सकते हो और लिख कर भी आप बात नहीं कर सकते हो। तो सोच के देखो, अपने ही घर में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा बिना कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ये तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम सबको लैंग्वेज की जरूरत है। पर देखो, अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अब आपको लगता है क्या हमारा जो बिजनेस है, क्या बिजनेस बोल सकता है, आपकी और मेरी तरह क्या बिजनेस बोल सकता है। तो देखो, बिजनेस के लिए जो 22 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में ऑफिशियली जो 22 लैंग्वेजेस हैं, बिजनेस उनका यूज तो कर सकता है पर बिजनेस बोल नहीं सकता। तो कम्युनिकेट करने के लिए बिजनेस अकाउंटिंग का यूज करता है। किसका यूज करता है, बिजनेस अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग है क्या, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग है क्या। अच्छा, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या आप ये पेपर में लिख सकते हो, तो आपको लगता है इसको लिखने के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आप लिख सकते हो, पर प्रॉपर डेफिनेशन ये है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन आप ये वाली लिखोगे, वो वाली लाइन लिखने के बाद आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज का, ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting financial transactions and events to communicate accounting information to interested users। अब ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग को मैं आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। अब मैं रीजन बताती हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछती हूँ अगर आपको खाना बनाना आता है, सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, और मैं आपसे पूछूं कि आपको खाना बनाना आता है और आप कहते हो हाँ, और मैं आपसे पूछती हूँ भिंडी की सब्जी कैसे बनाते हैं, तो क्या आप मुझे ये पूरी की पूरी उसकी जो पूरी रेसिपी है, उसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसमें जितने भी स्टेप्स है, क्या आप मुझे वन वर्ड में बता सकते हो कि बस आपने वन वर्ड बोल दिया और आपने कहा दैट्स इट। नहीं बता सकते, है ना। वैसे ही मैं भी आपको अकाउंटिंग वन वर्ड में नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि अकाउंटिंग में आप देखो ना, ये डेफिनेशन देख के अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है, हम एक एक वर्ड को अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बट मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग को मैं एक वर्ड में सम अप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि असल में अकाउंटिंग जो है ना वो पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग किस चीज की प्रोसेस है, तो अकाउंटिंग में देखो हम यहाँ पर ही देख सकते हैं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट में इन एक्टिविटीज हैं क्या क्या, जिनसे मिलकर के अकाउंटिंग की प्रोसेस बनी है। और उसके बाद फिर मैं आपको इन एक्टिविटीज का मतलब बताती हूँ और फिर हम इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग कवर्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अब उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं तो याद रखना हो सकता है मुश्किल हो, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक कह लो या एक शॉर्ट वो बता लेती हूँ, जिससे आपको लर्न करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। IMRCSAIC,
तो IMRCSAIC, आपको ये वर्ड्स याद रखने। अच्छा, ये वर्ड्स मैंने कहीं अलग से नहीं है, डेफिनेशन में जो एक्टिविटीज लिखी है ना अलग अलग की, अकाउंटिंग का मतलब ये सब होता है, तो उन्हीं का मैंने फर्स्ट मतलब जितने भी वर्ड्स हैं उनका ही फर्स्ट क्या लिया है मैंने, फर्स्ट लेटर लिया है मैंने उनका ही। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जाते हैं कि है क्या। तो आई किसके लिए स्टैंड करता है, तो अब हम देखेंगे आई है क्या। तो आई से क्या होता है, देखो आई जो एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। क्या है इस एक्टिविटी का मतलब, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचानना। सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना। अच्छा, तो आइडेंटिफाई करना है, तो अकाउंटिंग जब आप लोग कर रहे हो तो आपको जो पहला काम करना है वो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है क्या, तो आइडेंटिफिकेशन है और आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, तो आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्या आइडेंटिफाई करोगे आप लोग, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, अब ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं क्या, हमें तो नहीं पता, ना हमें ट्रांजैक्शन का मतलब पता है ना ही इवेंट का मतलब पता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब भी कुछ होता है ना, कुछ होना। तो ट्रांजैक्शन असल में मैं बोल रहा हूँ वर्ब डूइंग वर्ड्स जो है वो ट्रांजैक्शन है। अगर जब भी कुछ हो रहा है वो एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, कुछ हो रहा है मतलब मैं खाना खा रही हूँ, क्या वो एक ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल है, कुछ हो रहा है ना, तो वो ट्रांजैक्शन है। तो जब भी कुछ हो रहा है तो कुछ चीज होना वो क्या है, ट्रांजैक्शन। तो मैं इसको बोल सकती हूँ समथिंग हैपेंस। तो जब भी समथिंग हैपेंस उसे हम ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। तो ट्रांजैक्शन मतलब समथिंग हैपेंस। अब इवेंट का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन तो आ गया हमें, समथिंग हैपेंस कुछ भी होना ट्रांजैक्शन है। तो मैंने कहा आपका खाना खाना ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। क्या आपका पानी पीना ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। क्या आपका सोना ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रांजैक्शन हम समझ गए हैं, समथिंग हैपेंस। इवेंट क्या होता है, तो देखो समथिंग हैपेंस की वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है या फिर जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इवेंट। अच्छा, तो इसको थोड़ा और देखो, हमारा जो एग्जाम्पल था उससे ही हम रिलेट करते हैं। ठीक है, इवेंट को। तो मैंने बोला आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाना एक ट्रांजैक्शन है। तो खाना खाने की वजह से रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट मिला या क्या असर पड़ा खाना खाने की वजह से, आपकी भूख मिट गई है ना, आपका पेट भर गया। तो आपका पेट भरना या आपकी भूख का मिट जाना वो इवेंट है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अच्छा, कई बच्चों को डाउट होता है फिर इसमें भी कि मैम अगर ट्रांजैक्शन या इवेंट में से सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर ट्रांजैक्शन का रिजल्ट हमें इंस्टेंटली देखने मिल जाए। हर एक ट्रांजैक्शन का रीजन देखो, खाना खाए तो पेट तो उसी समय भर जाता है, लेकिन देखो अगर आप लोग रेगुलर रिविजन नहीं करते हो तो उसका असर आपको आज देखने मिलता है, नहीं। देखो ट्रांजैक्शन आज हुई, आज आपने होमवर्क नहीं किया, कल भी आपने होमवर्क नहीं किया, तो ट्रांजैक्शन तो डेली हो रही है, पर रिजल्ट का पता चलता है आपको जब एग्जाम्स में आपके मार्क्स कम आते हैं, तो रिजल्ट का पता तब चलता है आपको। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि जो ये ट्रांजैक्शन है या जो इवेंट्स है दोनों का साथ में होना ही जरूरी है, नहीं। ट्रांजैक्शन अलग हो सकती है और हो सकता है ट्रांजैक्शन होती जा रही है और इवेंट भी हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है। देखो आप पढ़ाई में कमजोर हो रहे हो ना, रेगुलर रिवीजन नहीं करने की वजह से, रेगुलर होमवर्क नहीं करने की वजह से, लेकिन आपको उसका असर दिखेगा थोड़े ना, समझ रहे हो। तो इवेंट होता तो है पर हमें दिखता नहीं है। तो हो सकता है जब ट्रांजैक्शन हो रही हो तो उसी समय हमें इवेंट दिख नहीं रहा हो। तो अब आप बोलोगे तो क्या हम तब इवेंट को नहीं लेंगे, तो इसीलिए मैं लिख रही हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो अगर ट्रांजैक्शन मिलता है आपको तो उसको आइडेंटिफाई कर लो, पहचानो कुछ हो रहा है वो ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर फिर आपको इवेंट मिलता है कि पेट भर गया, नींद पूरी हो गई सोने की वजह से, तो नींद पूरी होना इवेंट है, तो इवेंट है, तो ठीक है। तो ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट जो भी है उसको आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो। तो आपको एक ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को पहचानना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना इजी है। तो देखो क्या मेरे खाने से, क्या मेरे सोने से, इस सब से क्या मेरे बिजनेस पे कोई असर पड़ता है, नहीं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने क्यों बोल रहा है, तो बिजनेस असल में जो अकाउंटिंग है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, अब फाइनेंशियल कैरेक्टर्स क्या हुआ, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का मतलब है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। तो अब आपको ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई तो करनी है, पर कैसी ट्रांजैक्शन, जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का मतलब आप लोग लिख लो बिजनेस रिलेटेड, तो इसको लिख सकते हो आप बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, तो अब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो सपोज मैं एक ओनर हूँ, चलो आप खुद को मान लो, आप लोग क्या हो, एक ओनर हो किसी बिजनेस के, ठीक है। अब आप लोग अपने घर जाते हो और आपकी मम्मी बोलती है सुनो बेटा, देखो जो डेयरी से जो दूध आता है हमारा उसका हिसाब करना है, जा करके उसका बिल पकड़ा दो, मतलब उसका जो महीने का जो हिसाब हुआ है वो पेमेंट आप उसको कर दो, ठीक है, डेयरी वाले जो भी भैया आपके।
तो वो आप जा करके डेयरी वाले भैया को पेमेंट कर देते हो, ठीक है। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, आप अपने ऑफिस आते हो और आपको लगता है कि आपको अपने ऑफिस के लिए कुछ खरीदना है, ठीक है। तो आप अपने ऑफिस के लिए, चलो कुछ क्यों, हम सेम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो आपको अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए, देखो ओनर ऐसे काम नहीं करेगा मुझे पता है, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपको अपने ऑफिस के लिए ना मिल्क पाउडर था उसका स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि स्नैक्स टाइम में मिलेगा ना ऑफिस में सबको। तो आपने मिल्क पाउडर परचेज कर लिया, ठीक है। तो आपने मिल्क पाउडर परचेज किया अपने ऑफिस के लिए। अब मुझे बताओ, आपने जो मिल्क पाउडर परचेज किया अपने ऑफिस के लिए, ये क्या ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। आपने कल जो आपने क्या किया था, वो अपने मिल्कमैन को क्या दिया था, आपने पेमेंट करी थी, क्या वो एक ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि समथिंग हैपेंस मतलब ट्रांजैक्शन। तो आपने पेमेंट करी है, वो ट्रांजैक्शन है। आपने जो मिल्क पाउडर है वो खरीदा है, वो भी क्या एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें से बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी है? कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बिजनेस से रिलेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है वो है मिल्क पाउडर, जो बिजनेस के लिए खरीदा ओनर ने। तो देखो, ओनर भले ही बिजनेस का है, लेकिन ओनर की हर एक चीज बिजनेस से रिलेटेड होगी, ये जरूरी नहीं है। ओनर अपने आप में एक इंडिविजुअल भी तो है ना, उसकी अपनी खुद की भी लाइफ है। तो जरूरी नहीं है कि हर कुछ ओनर जो कर रहा हो वो बिजनेस के लिए कर रहा हो। उसने अपने जो मिल्क मैन है उसकी पेमेंट करी, वो उसने क्या, किसके लिए किया है? अपने घर के लिए किया है, बिजनेस के लिए नहीं किया। तो पहला स्टेप तो आप लोग समझ चुके हो। तो ऐसा आपको आइडेंटिफाई करनी है ऐसी ट्रांजेक्शन या फिर ऐसे इवेंट जो किससे रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड। और बिजनेस से रिलेटेड है कैसे पहचानोगे? जैसे अभी आपने पहचाना, अभी जिस हमारे एग्जांपल में आपने पहचान लिया ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी सबको क्या करेंगे हम? बाकी सबको जो रिलेटेड नहीं है बिजनेस से उसको इग्नोर कर दो, उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अब आता है हमारा सेकंड। तो सेकंड क्या आता है हमारा? एम। तो एम जो हमारा है, इससे क्या आता है? एम का मतलब होता है मेजरिंग। मेजरिंग मतलब नापना, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के टर्म्स में मेजर करना। तो मनी के टर्म्स में मेजर करना मतलब, तो इसको मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी भी चीज की मनी वैल्यू निकाल सकते हो या पता कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी वैल्यू क्या है? मनी वैल्यू क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग किससे लेक्चर देख रहे होंगे अभी, फोन या लैपटॉप से? तो क्या आप मुझे अपने फोन की या अपने लैपटॉप की मनी वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। ओके, हो सकता है आपको याद ना हो, है ना, काफी टाइम पहले लिया हो, आपको याद ना हो, लेकिन क्या आपको उसकी मनी वैल्यू पता करने में बहुत मुश्किल होगी? नहीं, इजिली आप उसकी मनी वैल्यू क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो, पता कर सकते हो ना। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग अगर सपोज ठीक है, हमारे जो सेल्स डायरेक्टर थे, सेल्स के डायरेक्टर और प्रोडक्शन के डायरेक्टर थे। तो असल में हमारे जो दो डायरेक्टर्स है ना, उनके बीच में मैं बोल लूँ झगड़ा हो जाता है और वो आपस में बात नहीं कर रहे। तो आपके सेल्स के मैनेजर और प्रोडक्शन के मैनेजर आपस में बात नहीं कर रहे, तो आपको नहीं लगता क्या ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? कुछ हो ना ट्रांजेक्शन है, वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, ये भी तो कुछ हो ही रहा है ना। उनका जो झगड़ा हुआ वो भी तो कुछ हो रहा है, तो वो भी तो ट्रांजेक्शन है और बिजनेस से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो क्या अब हम ऐसी वाली ट्रांजेक्शन को ले लेंगे? तो अब वो बोल रहे हैं सेकंड स्टेप में, नहीं, आपको फिल्टर आउट करना है। यहाँ से भी क्या फिल्टर आउट करना है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिनकी आप मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, उनको बाहर कर दो, उनको इग्नोर कर दो। तो देखो, हालांकि प्रोडक्शन वाले मैनेजर और सेल्स वाले मैनेजर आपस में बात नहीं करेंगे तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस पे ही तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बिजनेस सफर करेगा, ये तो श्योर बात है, सफर करेगा, पर आप इसकी मनी वैल्यू बता सकते हो? क्या आपका बिजनेस कितने अमाउंट से सफर कर रहा है, या फिर कोई भी मनी वैल्यू बता सकते हो आप मुझे? ना तो आपको पता है, ना पता कर सकते हो। तो मनी वैल्यू मतलब कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी आप मनी वैल्यू बता सकते हो, या तो आपको पता हो या आप पता कर सकते हो इजीली मनी वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी मनी के टर्म्स में नाप सकते हो ना, मनी के टर्म्स में नाप सकते हो, यानी कि मनी वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप ऐसी ट्रांजेक्शन और ऐसे इवेंट को फिर अगले स्टेप में लेके चलोगे। ऐसी ट्रांजेक्शन और ऐसे इवेंट को अगले स्टेप में लेके, अच्छा मैंने बोला अकाउंटिंग पूरी की पूरी प्रोसेस है, हम यही पढ़ रहे हैं कि वो प्रोसेस है क्या। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? ट्रांजैक्शंस और इवेंट जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे इवेंट जो बिजनेस से रिलेटेड हो। फिर आता है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और इवेंट है, तो हालांकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, तब भी आप उन्हें आगे लेके नहीं जा सकते। क्यों? अगर आप उनकी मनी वैल्यू को निकाल नहीं सकते। तो अगर आप मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते तो आप उनको आगे की प्रोसेस में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ठीक है, अब आगे की हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। आर से क्या होता है? रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करना क्या हुआ? देखो, रिकॉर्डिंग तो ऐसा लेमन लैंग्वेज में भी अगर मैं बोलती हूँ ये वर्ड, हर किसी को समझ आता है रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग, यहाँ पर रिकॉर्डिंग से क्या बोलना चाहता है? तो देखो, एक जो बिजनेस होता होगा उसमें दिन भर बहुत सारा हिसाब होता होगा,
है ना। देखो अगर जो बिजनेस का ओनर है वो सामान बेच रहा है, वो सामान खरीद भी रहा होगा, अब बेचने के लिए उसे सामान पहले खरीदना भी तो होगा, तो वो सामान खरीद रहा होगा और बेच रहा होगा, तो वो ऐसी बहुत सारी क्या कर रहा होगा, ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। और ये ट्रांजेक्शन कैसी है, इसकी मनी वैल्यू, ओनर ने कितने में सामान खरीदा है तो क्या वो इसकी वैल्यू, मनी वैल्यू बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। ओनर ने कितने में सामान बेचा है तो क्या वो इसकी मनी वैल्यू बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ओनर सामान खरीद रहा है उसे हम बोलते हैं परचेज करना, ओनर सामान बेच रहा है, दुकानदार सामान बेच रहा है, उसे हम बोलते हैं सेल करना। तो परचेज और सेल का मतलब आई होप आपको समझ आया। अब परचेज और सेल को देखो कितनी सारी परचेज होती होगी एक दिन में, कितनी सारी परचेज, तो एक दिन में अगर मिनिमम मान के चलो मिनिमम 20 परचेजेस हो रही है तो एक महीने में लगा लो कितनी परचेजेस होंगी, और इसी परचेजेस को लगा लो एक साल में कितनी परचेजेस होंगी, है ना। तो भाई रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो हिसाब रखने के लिए क्या करते हैं, तो हिसाब रखने के लिए क्या करते हैं, एक नोटबुक होगी, किसी के पास भी जो नोटबुक होगी, एक नोटबुक में क्या कर लेंगे, बस हिसाब कर लेंगे। नोटबुक में क्या कर लेंगे, हिसाब कर लेंगे। तो हिसाब करना मतलब नोटबुक में लिख देंगे, परचेज हुई है तो परचेज लिखेंगे, सेल हुई है तो सेल लिखेंगे, परचेज हुई है तो परचेज लिखेंगे, सेल हुई है तो सेल लिखेंगे। अच्छा फिर सेल, बहुत सारी सेल होती होगी तो सबको अलग अलग लिखेंगे। तो नोटबुक में लिखना ही रिकॉर्ड करना हुआ, क्या नोटबुक में लिखना क्या हो गया, रिकॉर्ड करना, ठीक है। अच्छा आज का डिजिटल जमाना है तो आप लोग बोलोगे कि नोटबुक यूज करना जरूरी है क्या, डिजिटल वर्ल्ड में क्या कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो रिकॉर्ड करने का मतलब है हिसाब रखना। तो आप नोट डाउन कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप रजिस्टर में कर रहे हो, अपने फोन पे नोट पैड में कर रहे हो, या अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप बस नोट कर रहे हो, हिसाब लिख रहे हो तो लिख रहे हो, चाहे आप डिजिटली लिख रहे हो या अपने हाथ से लिख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रिकॉर्डिंग में दोनों क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में डिजिटल वाले नोट्स की भी बात चल रही है और अगर जो हाथ से लिख रहे हैं उसकी भी बात चल रही है। तो देखो मैंने हाथ से चलने वाले डिजिटल और जो हैंड रिटन है दोनों ही चलेंगे, लेकिन मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि नोटबुक लेंगे, सोच के देखो। जरूरी है कि हमारे आसपास जो हर बिजनेस है, हर बिजनेस वाला डिजिटली काम कर रहा हो। देखो डिजिटल जमाना है, पर अब आप सोच के देखो, एक मोमो के स्टॉल वाला है, मोमो के स्टॉल वाला है या फिर गोलगप्पे के स्टॉल वाला है, ठीक है। तो वो भी दिन भर में बहुत सारी सेल कर रहा होगा। अब इस सेल का हिसाब रखने के लिए सोच के देखो, क्या वो कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करने वाला है कि वो अपने सामान का हिसाब रख सके। और फोन के साथ क्या होता है, देखो फोन खराब हो जाए तो डेटा उड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए सबसे एफिशिएंट उनको क्या लगता है, मतलब जो मैक्सिमम शॉपकीपर्स है उनको क्या लगता है सबसे एफिशिएंट क्या है उनके लिए, कि वो एक नोटबुक रखे और नोटबुक में लिखते जाए, रिकॉर्ड करते जाए। तो नोटबुक में लिखने को ही रिकॉर्ड करना बोलते हैं। हाँ जरूरी नहीं है कि वो नोटबुक में ही लिख रहे हैं, वो डिजिटली भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर जिस नोटबुक में हम लिखते हैं, जिस नोटबुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इस नोटबुक का नाम होता है जर्नल। क्या, जर्नल। और ये नोटबुक किसकी है, ये बिजनेस की नोटबुक है। किसकी नोटबुक है, बिजनेस की, ठीक है। ठीक है, तो इस नोटबुक का नाम क्या हो गया, जर्नल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है सी। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को आई होप समझ आए, तो इसमें रिकॉर्ड करना है। अब हम चलते हैं सी पे। तो सी क्या है, सी से आता है क्लासिफाइंग, तो क्लासिफिकेशन। अच्छा क्लासिफिकेशन क्या हुआ अब, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो आपने अपनी नोटबुक में बहुत सारी परचेस और बहुत सारी सेल की ट्रांजैक्शन की क्या करी होगी, रिकॉर्डिंग करी होगी, है ना। जर्नल में बहुत सारी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, अब देखो आप क्या करते हो, सारी परचेस को अलग और सारी सेल को अलग कर देते हो। क्या, सारी परचेस को अलग और सारी सेल को अलग। अच्छा बिजनेस में परचेस सेल के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है क्या, बिल्कुल होती है। पर अभी क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो मैं किसी और ट्रांजैक्शन का अगर आपको एग्जांपल देने लगूं तो हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है नहीं आपको समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए हम परचेज और सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। पी से मैं परचेज को डिनोट कर रही हूँ, एस से मैं सेल को डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम क्लासीफाई करते हैं, क्या आपने जो भी सामान खरीदा है, सारे परचेज, उसको आप एक जगह लिख लेते हो सारे परचेज को, और जितना भी आपने सामान बेचा है उसको एक जगह लिख देते हो सारे सेल को। तो इसको ही क्लासिफिकेशन करना बोलते हैं। इजी है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो सारी परचेज वाली ट्रांजेक्शन को एक साइड डिवाइड कर दिया और सारी सेल वाली को एक साइड। अच्छा परचेज वाली को एक साइड और सेल वाली को एक साइड, क्यों, क्या, क्योंकि उनका नेचर सेम है। अच्छा नेचर का मतलब, जब बिजनेस परचेज करता है, सोचो अगर किसी ने सामान परचेज किया है तो उसके पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो मैं बोल लूँ अगर मैं सामान परचेज करती हूँ, आप सामान परचेज करते हो, तो हमारे पास से पैसा जाता है। तो पैसा जा रहा है तो उस सभी जो जिस भी ट्रांजैक्शन में पैसा जा रहा था उस सबको हमने क्या कर दिया, परचेज वाले उस कैटेगरी में ग्रुप बना दिया। और जिससे पैसा आ रहा था, सेल करने से पैसा आएगा बिजनेस में, तो जिससे पैसा आ रहा था हम उसे सेल में लिख देते हैं, ठीक है। तो अच्छा जरूरी है हर ट्रांजैक्शन जिससे पैसा आ रहा है उसको सेल में लिखेंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बस परचेज को साथ में क्यों लिखा और सेल को साथ में क्यों लिखा, मैं ये बता रही थी कि नेचर सेम है इसीलिए, ठीक है। अब देखो आप क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप में डिवाइड कर देते हो। तो जो भी आपने ना रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया है, जो भी आपने
रिकॉर्ड किया है ना जर्नल में, तो इनको आप क्या कर देते हो, इन सारी ट्रांजेक्शन को आप अलग अलग क्या कर देते हो, क्लासीफाई कर देते हो, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं क्लासिफिकेशन में, जब आपने ग्रुप बना लिया ना, तो आप इन ग्रुप का ना कुछ नाम दोगे। क्या? इन ग्रुप का आप कुछ ना कुछ नाम दोगे, ठीक है। तो मैं मान के चलो, अगर मैंने अपनी सारी सेल्स चाहे एक दिन की हो चाहे एक महीने की हो, सारी सेल्स मैंने लिखी हुई एक जगह पे, ठीक है, मैंने सारी सेल्स लिखी हुई है, तो मैं अब इनका नाम दूंगी। आपके स्कूल में भी ग्रुप होते होंगे ना अलग अलग, तो नाम होता होगा उन ग्रुप्स का, तो मैं इसका भी अगर नाम देती हूँ, तो सपोज मैं इसका नाम देती हूँ सेल्स, और जब आप नाम देते हो तो पीछे से आप जोड़ते हो A/C, तो A/C किसको डिनोट करता है? अकाउंट को। तो असल में मैंने इनके ग्रुप का नाम क्या रख दिया? सेल्स अकाउंट। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स। तो अब आपको आई होप समझ आया कि अकाउंट होता क्या है। तो आपका जो सब्जेक्ट अकाउंट है ना, वो इसी अकाउंट को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे अकाउंट्स है आपके सब्जेक्ट का नाम। तो अकाउंट्स मतलब ऐसे ही हम बहुत सारे अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारे ग्रुप हम बनाने वाले हैं और हर एक ग्रुप का हम नाम रखने वाले हैं। और नाम कुछ भी रखें, पीछे से हम AC वर्ड जोड़ देंगे, यानी कि अकाउंट जोड़ देंगे, A/C, ठीक है। तो हम अकाउंट वर्ड जोड़ देंगे, तो वही हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो मतलब हम वेरियस अकाउंट को पढ़ने वाले हैं। परचेस का मैंने जो ग्रुप बनाया उसका कौन सा नाम दे देती हूँ? तो मैं उसको दे देती हूँ परचेस अकाउंट। तो परचेस का ग्रुप बनाया, परचेस अकाउंट दे दिया। सेल्स का ग्रुप बनाया, सेल्स अकाउंट दे दिया नाम। अगर मैं किसी और चीज का ग्रुप बनाती हूँ तो मैं उसका भी एक कॉमन नाम देकर के उसके पीछे अकाउंट जोड़ दूंगी। तो मैं बोलती हूँ ग्रुप का जो हेड है, मतलब सेल्स का जो ग्रुप है उसका जो हेड है, तो इस नाम को ही हम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब अकाउंट का मीनिंग क्लियर हो। तो हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जहां पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि परचेज, देखो जर्नल से निकाला और क्लासीफाई कर रही हूँ, यानी कि मैं सारी परचेज को एक साथ लिख रही हूँ, सारी सेल्स को एक साथ लिख रही हूँ। तो जिस जगह पे मैं ये करूंगी तो उसे बोलते हैं हम लेजर। क्या बोलते हैं उसे हम? लेजर। इसमें आपका जो डी होता है ये साइलेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं लेजर, ठीक है। तो आई होप आपको I, M, R और C यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है S। अब S से क्या होता है? तो S से होता है समराइजिंग। क्या होता है? समराइजिंग। सोच के देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, समराइजिंग मतलब, समराइज करना मतलब होता है ब्रीफ करना। ब्रीफ करना मतलब शॉर्ट करना। तो किसी भी चीज को अगर मैं आपको समराइज करने बोलूँ तो मतलब क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि इसको ना शॉर्ट करो, शॉर्ट करके बताओ मुझे, ठीक है। तो समराइजिंग का मतलब यहाँ पे भी शॉर्ट करना ही है। तो समराइज करना मतलब क्यों समराइज कर रहे हैं? तो देखो, अब आपको हो सकता है डाउट कि पहले आप पूछो कि मैम जब हमने ना पहले ही परचेस और सेल को रिकॉर्ड कर दिया था तो उसे अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? तो देखो, अगर परचेस और सेल सब आपके एक साथ लिखे रहते हैं, आपको क्या अंदाजा आ पाता, क्या क्लियर पिक्चर मिल पाती, कुछ समझ आता? अभी तो सोचो, एक दिन की ट्रांजेक्शन सिर्फ इतनी होगी, तो एक महीने की कितनी होगी और एक साल की कितनी होगी? क्या समझ आएगा आपको? कुछ भी समझ नहीं आने वाला किसी को भी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब ग्रुप में डिवाइड करने के बावजूद भी देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे 4P लिखे हैं, 4S लिखे हैं, मतलब 4 परचेस 4 सेल्स लिखे हैं। लेकिन सोचो, एक साल में कम से कम मैं बोलूँ कुछ लाख ट्रांजेक्शन होती होगी सिर्फ परचेस की, और कुछ लाख ट्रांजेक्शन होती होगी सिर्फ सेल्स की। तो मैं बोलूँ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती होगी एक ही महीने के अंदर अंदर सिर्फ परचेस की और सिर्फ सेल की। तो इसको समराइज करना तो बनता है, क्योंकि देखो, अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना है, तो जब आप ये ट्रांजेक्शन को देखने वाले हो ना, तो जब आप ट्रांजेक्शन्स को देखोगे तो मुझे ये बताओ, इतनी सारी ट्रांजेक्शन एक महीने की, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को रोज देख करके फिर कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये जानने की जगह अगर मैं इसको समराइज कर देती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि आपने एक महीने में जो परचेज किया ना, तो आपकी एक महीने की टोटल परचेज है 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज का आपने एक महीने में क्या किया है, परचेज किया है। और मैं बोल देती हूँ आपने सेल किया है एक महीने में टोटल 5 लाख रुपीज का। ये हुआ, मैंने समराइज कर दिया। तो समराइज करना मतलब मैंने परचेज को टोटल कर दिया और सेल को टोटल कर दिया। तो आपको नहीं लगता समराइज करने से आपको बेटर समझ आ रहा है? अब आपको बेटर समझ आ रहा है, तो आपको अब हर बार एक एक ट्रांजेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने महीने का ओवरव्यू चाहिए बिजनेस में, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो बिजनेस की समरी है उसको देख लोगे। तो समराइज करना, ठीक है। तो समराइज जहां पर किया जाता है, जहां पर हम समराइज करते हैं उस फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट क्या हुआ, आपके अकाउंट्स की बुक में आपने नोट किया, बहुत सारी टेबल जैसी बनी हुई है, बहुत सारी टेबल जैसी बनी हुई है। इससे पहले आपने नहीं किया होगा। अच्छा, टेबल इससे पहले बताओ आपने कहाँ देखा होगा? जब आप डिफरेंशिएशन करते थे उसे हम टेबल बोलते थे। अच्छा मैम, तो जब टेबल ही बनी हुई है तो हम इसे टेबल ही क्यों नहीं बुला रहे हैं, फॉर्मेट क्यों बुला रहे हैं?
क्योंकि देखो जो टेबल बनती थी ना डिफरेंशिएशन का, जब टीचर बोलते थे कि 5 पॉइंट्स टीचर लिखाते थे आपको, ठीक है, लिखाते थे या लिखाती थी, तो जब 5 पॉइंट्स लिखाते थे तो उसमें से ऐसा होता था ना कि अगर आपको एग्जाम में 2 ही याद आ रहे हैं तो आप 2 ही लिखते थे, 3 याद आ रहे हैं 3 लिखते थे। उसमें भी आपको क्या सिस्टमैटिक वे से लर्न करना पड़ता था? नहीं, आपको जो पॉइंट जब याद आया, आपको ये 5th वाला जो लिखा था टीचर ने 5th नंबर पे, आप उसको फर्स्ट पे लिख सकते हो, फर्स्ट वाले को 5th पे लिख सकते हो, मतलब उनको क्या कर सकते हो आप, शफल कर सकते हो, शफल करके लिख सकते हो। पर फॉर्मेट क्या होते हैं अकाउंट्स में, फॉर्मेट क्या होते हैं, जो अकाउंट्स में जो फॉर्मेट बनी है, जो टेबल बनी है, इनके अंदर जो चीजें आती है ना, उनका सिस्टम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला सबसे यहाँ मतलब आपके जो टेबल है, अगर मैं बोलती हूँ कि ये टेबल है, तो इस साइड आपको डेट लिखनी है तो आपको डेट ही लिखनी है, ठीक है। जबकि आपको जब टीचर डिफरेंस कराती होगी ना, तो जब डिफरेंशिएशन कराती होंगी टीचर आपको, तो पहले बेसिस लिखाती होंगी और फिर जिसके बीच में आपको डिफरेंस करना है, फिर वो 2 चीजें लिखाती होंगी। लेकिन आप क्या करते हो एग्जाम में, आपको बेसिस याद नहीं आते तो बेसिस का कॉलम ही नहीं बनाते आप, ठीक है। आप ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, और अंदर का आपने सारा सही लिखा है तो मार्क्स भी फुल मिल सकते थे। पर क्या फॉर्मेट में आप ऐसा कर सकते हो कि आपको डेट का कॉलम, आपको याद नहीं रहा डेट का कॉलम भी आना है और आपने डेट का कॉलम ही नहीं बनाया? नहीं, आप फॉर्मेट में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मेट क्या होता है और टेबल क्या होता है, आपको समझ आया? फॉर्मेट टेबल से अलग क्यों है? क्योंकि फॉर्मेट में चीजें सिस्टमैटिक हैं और फिक्स्ड हैं, ठीक है। ठीक है, तो समराइजिंग हम जो जहाँ पे करते हैं तो वो फॉर्मेट में करते हैं। क्या अलग अलग फॉर्मेट में हम समराइजिंग करते हैं और इस फॉर्मेट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। देखो अलग अलग टेबल, जैसे अलग अलग डिफरेंशिएशन के लिए अलग अलग टेबल बनाओगे, वैसे ही अलग अलग जो आपके फॉर्मेट होंगे उनका नाम भी अलग अलग होगा। तो ट्रायल बैलेंस उन्हीं फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है, अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया, आगे चल के हम पढ़ेंगे। बस बेसिकली मैं आपको इतना बोलना चाह रही हूँ कि समराइजिंग जिस फॉर्मेट में करते हैं उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, वो एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम ए पे आते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखी है हमारी जो परचेस है और सेल है। तो मैंने लिखा परचेस हमारी 2 लाख है और सेल हमारी 5 लाख है। क्या लिखा मैंने? 2 लाख की परचेस है और 5 लाख की हमारी क्या है, सेल है, ठीक है। अब थोड़ी देर आप लोग इसे देखो और ऑब्जर्व करो। चलो मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, परचेस है मेरी 2 लाख की और मेरी जो सेल्स हैं वो है 5 लाख की। तो आप लोगों ने और कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर इन 2 फिगर्स को बस देखना है, शांति से देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, ठीक है। और देखो आपको कुछ नोटिस हो रहा होगा देखने से, आपने इतने 2 लाख में सामान खरीदा और 5 लाख में आपने सामान बेचा, तो कुछ तो आपको क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आपको नोटिस हो रहा होगा, ठीक है। आपने नोटिस कर लिया तो यही हमारा अगला स्टेप था, एनालिसिस। ए से क्या, एनालिसिस। आपने नोटिस किया कुछ ना कुछ, उसे हम बोलते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना। क्या, एनालिसिस मतलब ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना, मैंने कहा इसको देखो और बस देखते रहो, देखते रहो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ चीज आएगी। तो आप जो देख रहे थे तो आपने इसे ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करना मतलब आपने इसको एनालाइज किया, ठीक है। तो एनालिसिस करना हमारा नेक्स्ट स्टेप था। अब एनालिसिस के बाद क्या, आई से क्या है, तो अब मैं बोलूं जो आपने देखा, ठीक है, आपने कुछ चीज नोटिस की। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने नोटिस क्या किया, ठीक है। अगर आप कर पाए हो तो आप मुझे बताओ आपने नोटिस क्या किया। तो अगर आप कर पाए होंगे नोटिस, तो आपने बताओ नोटिस क्या क्या होगा। आपने नोटिस ये क्या होगा कि जो प्रॉफिट आ रहा है आपको, प्रॉफिट मतलब मुनाफा या फायदा बोल दूं, मुनाफा या फिर फायदा। तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको, देखो 5 लाख में आपने सामान बेचा और 2 लाख में खरीदा था, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी मैंने कहा इतने की परचेस है, इतने की सेल है। इससे आपने एनालाइज किया, इसको ऑब्जर्व किया और आपने इसको इंटरप्रीट किया। तो इंटरप्रीट करना मतलब इसको ऑब्जर्व करके आपने कुछ मतलब निकाला, इसको ऑब्जर्व करके आपने कुछ और मतलब निकाला। तो जो आपने मतलब निकाला, इस मतलब निकालने को हम बोलते हैं इंटरप्रीट करना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी यही है, इंटरप्रिटेशन। क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो आपने इंटरप्रीट किया, तो इंटरप्रीट करना मतलब आपने मतलब निकाला, जो आपने ऑब्जर्व किया उससे आपने कुछ ना कुछ मतलब निकाला। तो ये मतलब निकालना ही क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो आपको इंटरप्रिटेशन का स्टेप भी समझ आया, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का, ठीक है। 3 लाख का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट होने के बाद देखो जब हमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने के बाद मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग सबको जाकर के बता, देखो ये छोड़ो, अभी हम प्रॉफिट को नहीं सोचते हैं, हम बस ये सोचते हैं कि सपोज आपकी ना जॉब लग गई, आपकी जॉब लग जाती है, आप कहीं इंटरव्यू देने गए थे और आपको कॉल लेटर आ जाता है, आपकी जॉब लग गई। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जॉब लगने पर, आपकी जो जॉब लगी है, उस जॉब लगने के बाद आप क्या अपने मम्मी पापा को बताओगे कि आपकी जॉब लगी है? बिल्कुल बताओगे। और किस किस को बताओगे आप?
आप अपने मम्मी पापा को बताओगे और किस किस को बताओगे आप? ठीक है, तो आप अपनी मम्मी पापा को बताओगे जॉब लगने के बाद, और किसको बताओगे? मम्मी पापा के अलावा अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओगे? बिल्कुल बताओगे। और किसे बताओगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ किसको बताओगे? IMRCSAIC, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड को बताओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे, हो सकता है कुछ रिलेटिव्स आपसे पूछो उनको भी बताओगे। पर आप मुझे ये बताओ, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड थे इसलिए आप इन सबको बता रहे हो, पर एक बात बताओ, क्या आप जब जॉब लगी आपकी तो आप रास्ते में हर कोई, आप जिसे नहीं भी जानते हो, हर किसी स्ट्रेंजर को पकड़ पकड़ के बोलोगे कि मेरी जॉब लगी है, मेरी जॉब लगी है, मेरी जॉब लगी है? बोलोगे किसी को भी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोलोगे। ठीक है, अच्छा, तो फिर मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स को क्यों बताया आपने? क्यों बताया आपने? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने उनसे शेयर किया क्योंकि आपको लगा उनकी काम की चीज है, आपके जॉब लगने से वो खुश होते हैं, तो उनके लिए यूजफुल है वो चीज, है ना? उनके लिए यूजफुल है, और आपके लिए भी यूजफुल है कि आपके फैमिली को पता हो। पर औरों को क्यों नहीं बताते हो आप लोग? क्योंकि औरों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। औरों के लिए ना तो यूजफुल है, ना तो औरों के लिए आपके बारे में जानना यूजफुल है, ना ही आपको किसी और को कुछ बताना यूजफुल है। समझ रहे हो? तो हम बताते किसको हैं? जिनमें हमें क्या हो, इंटरेस्ट हो, और जिनको हमें भी इंटरेस्ट हो। समझ रहे हो? तो सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स, सिर्फ फैमिली को बताते हैं। तो असल में जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला ना, तो अभी हमने प्रॉफिट निकाला 3 लाख का। ठीक है, अब सोच के देखो कैसा लगेगा अगर मैं अपना एक बिजनेस खोलती हूँ और जब मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं हर एक को, रास्ते में चलने वाले को पकड़ पकड़ के बताती हूँ कि आज मुझे इस महीने 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। नहीं बताऊंगी मैं, है ना? और आप भी होंगे अगर उस बिजनेस के ओनर, और आपको भी 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप सबको बताओगे? नहीं। हमारा लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन, कि आपने जो इंटरप्रीट किया, तो इंटरप्रीट करने से हमें क्या पता चला हमें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख का है, लेकिन इंटरप्रीट करने से हमें ये तो पता चला कि हमारा प्रॉफिट 3 लाख का है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस 3 लाख के प्रॉफिट को अब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि आपको जो भी आपका रिजल्ट आया है एनालिसिस और इंटरप्रीट करने के बाद, जो भी आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। लेकिन क्या हम सभी के साथ कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, हम सिर्फ यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो जैसे आप अपनी जॉब लगने के बाद हर किसी को नहीं बताते हो, वैसे ही बिजनेस भी अपना फायदा, अपना नुकसान हर किसी को नहीं बताता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूजर्स को बताता है। ठीक है, तो यूजर्स का मतलब क्या हुआ? तो इसके लिए तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि यूजर्स का मतलब है क्या। तो इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, बट हमें क्या, IMRCSAIC, ये क्लियर हुआ? ये प्रोसेस क्लियर हुई? आई से आप आइडेंटिफाई करोगे वो ट्रांजेक्शन्स, वो इवेंट जो बिजनेस से रिलेटेड हो। M मतलब मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो ट्रांजेक्शन्स, वो इवेंट जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उनको लेंगे। R से रिकॉर्डिंग करनी होती है हमें नोटबुक में, उस नोटबुक को हम जर्नल बुलाते हैं। C से हम करते हैं क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं? लेजर में। उसके बाद आता है समराइजिंग हम डिफरेंट फॉर्मेट में समराइज करते हैं। तो अभी आपके लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मेट बताया, क्या? ट्रायल बैलेंस। फिर A से हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करना मतलब ऑब्जर्व करना। फिर I से हम इंटरप्रीट करते हैं, तो आपने जैसे ऑब्जर्व किया, आपने फिर इंटरप्रीट किया, दिया तो मैंने परचेस और सेल की फिगर थी, पर आपने तो प्रॉफिट निकाला। समझ रहे हो? मन में प्रॉफिट निकाला। फिर मन में प्रॉफिट निकालने के बाद आपने मुझे बताया, है ना? या फिर आपने खुद को बताया, आपने मुझे बताया, तो वो क्या हुआ? कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है। अकाउंटिंग के अपने आप में पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस के ये सारे क्या हैं? स्टेप्स हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज मिल करके अकाउंटिंग के स्टेप्स को बनाती है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इनमें से किसी भी स्टेप का सीक्वेंस आगे पीछे कर सकती हूँ? ठीक है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, अगर मैं आपसे पूछूं कि भिंडी की सब्जी कैसे बनाते हैं, तो उसमें देखो, पहले तेल डालना है। आप मुझे बताते हो कि पहले तेल डालो, उसके बाद उसे गर्म होने दो, और उसके बाद प्याज टमाटर डालो। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले तेल नहीं डालने की जगह मैं सबसे पहले मसाले डाल देती हूँ। ठीक है, मसाले डाल देती हूँ। मसाले डालने के बाद मैं मसाले को चूल्हे पे चढ़ा करके फिर मैं भिंडी को कट करती हूँ। ठीक है, और फिर भिंडी को कट करने के बाद मैं अनियंस और टोमेटोज को बिना कट किए उस मसाले में डाल देती हूँ। आपको लगता है मेरी भिंडी की सब्जी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपको एक प्रोसेस दी जाती है ना, तो उसमें जो स्टेप्स होते हैं आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करने होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, तो ये एक्टिविटीज और कुछ नहीं है, क्या है? स्टेप्स हैं। एक्टिविटीज और कुछ नहीं है, आपके अकाउंटिंग के प्रोसेस के स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे इन स्टेप्स को। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन। तो हमें आइडेंटिफाई करना था। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन मतलब समथिंग हैपेंस, अभी बताया मैंने, लेकिन हर समथिंग हैपेंस क्या है? ट्रांजैक्शन है। एंड इवेंट्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मतलब इम्पैक्ट और रिजल्ट। तो इसका जो भी इम्पैक्ट या रिजल्ट पड़ा हो,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। तो ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसे इवेंट जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, तो फर्स्ट स्टेप में ये करते हो। फिर हम करते हैं मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइड जो ट्रांजेक्शन है आपकी, जिनको आप ऊपर के स्टेप में क्या कर चुके हो, आइडेंटिफाई कर चुके हो, उनको मेजर करते हो, नापते हो मनी के टर्म्स में। तो अगर मनी के टर्म्स में आप नाप सकते हो तो इन ट्रांजेक्शन को अगले स्टेप में लेके चलो, और मनी के टर्म्स में नहीं नाप सकते हो तो उन ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रिकॉर्डिंग पे। तो रिकॉर्डिंग मतलब जो आइडेंटिफाइड, आपके आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाइड और मेजर करने के बाद मेजर्ड जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं और जो आपके इवेंट्स हैं, उनको फिर जर्नल में, एक नोटबुक में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उस नोटबुक को बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्या है, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाई क्या है, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स आर देन, तो जो आपके रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उनको फिर क्लासीफाई किया जाता है, किसमें, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, फॉर्मिंग वेरियस अकाउंट्स। मैंने बोला इन ग्रुप्स के हेड का नाम ही क्या रखते हो आप, अकाउंट्स, और यही आपका सब्जेक्ट है। तो फॉर्मिंग वेरियस, अलग अलग ग्रुप में डालते, तो मैं बोलता हूँ मैंने अलग अलग अकाउंट बना दिए, है ना, अलग अलग ग्रुप का नाम क्या है, अकाउंट है अलग अलग, तो मैं बोलता हूँ मैंने अलग अलग अकाउंट बना दिए टू मेंटेन द लेजर। और मैंने क्या बोला, हम किस में करते हैं ये काम, ग्रुप्स बनाने का, लेजर में। तो क्लासिफिकेशन भी क्लियर हुआ हमें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, समराइजिंग पे। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है, जो क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन है, क्लासिफाइड जिसे हम लेजर में क्या कर चुके हैं, क्लासिफाई कर चुके हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को समराइज किया जाता है। कैसे समराइज करना मैंने आपको बताया था, ब्रीफ करना या शॉर्ट करना। ठीक है, तो ब्रीफ करना या फिर शॉर्ट करना, इन अ मैनर यूजफुल टू यूजर्स। तो ऐसे मैनर में हम इसे ब्रीफ करते हैं या शॉर्ट करते हैं जिससे ये यूजर्स के लिए यूजफुल हो जाए। कम्युनिकेशन टू यूजर्स, और मैंने कहा यूजर्स के लिए यूजफुल हो जाए, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी अभी कि अकाउंटिंग जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो यूजर्स को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यूजर्स है कौन, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूजर्स को यूजफुल है, ऐसे ब्रीफ करेंगे, ऐसे शॉर्ट। तो ऐसे ब्रीफ और ऐसे शॉर्ट करने के मतलब ये नहीं कि अगर हम इतना शॉर्ट कर दे, किसी इन्फॉर्मेशन को आप इतना शॉर्ट कर लो कि वो समझ ही ना आए किसी को, तो क्या उसे हम शॉर्ट करना बोलेंगे, उसे हम समराइज करना बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। समराइज मतलब एक ऐसे तरीके से आपने उसे शॉर्ट किया है कि वो सारा समझ आ रहा है औरों को। ठीक है, अब होता है एनालाइजिंग। क्या होता है एनालाइजिंग, तो एनालाइज करना क्या होता है, जो आपको इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। तो मैंने कहा एनालाइज करना मतलब ऑब्जर्व करना। एनालाइज करना मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऑब्जर्व करना। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो इससे आपको किसका बेसिस मिल जाता है, बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। बिना ऑब्जर्व किए आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, इंटरप्रिटेशन कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं हम इंटरप्रिटेशन पे। तो इंटरप्रीटिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग दैट हैज बीन एनालाइज्ड। तो आपने जो चीज ऑब्जर्व की, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसका मतलब बताना ही इंटरप्रीटिंग है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आता है कम्युनिकेटिंग। तो जो आपका इंटरप्रीटेड रिजल्ट है, मतलब यहाँ पे जो इंटरप्रीटेड रिजल्ट है आपका, अच्छा अब जो इंटरप्रीटेड रिजल्ट है मतलब, तो आपने एनालिसिस में जो ऑब्जर्व किया ना, उसका मतलब आपने बताया, तो उसको इंटरप्रीट करना बोलता है। तो आपने जो मतलब बताया, जो आपने मतलब बताया है, जो ये मीनिंग बताया है, तो इसको हम बताऊं क्या बोलते हैं, इस मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, तो इंटरप्रीटेड रिजल्ट बोलेंगे इस मीनिंग को। तो इस मीनिंग को मैं बोल रही हूँ इंटरप्रीटेड रिजल्ट। और इंटरप्रीटेड रिजल्ट क्या हुआ, तो मैंने लिखा है दैट इज, इसे हम पढ़ते हैं दैट इज। तो दैट इज, तो इंटरप्रीटेड रिजल्ट किसे बोल रहे हैं, तो आपको पता है इस इंटरप्रीटेड रिजल्ट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, आप लोग समझे, अकाउंटिंग की प्रोसेस में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही बनती है, समझ लो। अकाउंट देखो, जब आप कुकिंग करोगे तो जिस चीज की आपने सब्जी बनाई होगी, दाल बनाई होगी, उस चीज की दाल या सब्जी बनेगी। तो अगर आप अकाउंटिंग की प्रोसेस कर रहे हो तो आपको वो प्रोसेस करने से मिलता क्या है, आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो आपको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिली है, इसको आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। अब बताते हो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, किसको बताते हो, यूजर्स को बताते हो। ठीक है, पहले मुझे बस आप इतना बताओ कि आप लोगों को अकाउंटिंग समझ आई, कि अकाउंटिंग की प्रोसेस है क्या। तो अब हम चलते हैं जरा डेफिनेशन पे। जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में समझ नहीं आई होगी, पर अब जरा इस डेफिनेशन को देखते हैं। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब मैंने आपको कहा, आप इसके स्टेप्स को क्या नहीं कर सकते हो, आगे पीछे नहीं कर सकते हो, और एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं, तो वो बता रहे किस चीज की प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करने की। आपको पता है क्या आइडेंटिफाई करना, अपने ट्रांजेक्शन्स और इवेंट रिलेटेड टू बिजनेस। मेजर करने की, यानी कि अगर मनी वैल्यू आप निकाल सकते हो, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन और इवेंट को, तभी आप उन्हें आगे लेके चलोगे। फिर इनको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। किसमें, जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई किसमें करते हैं, फिर हम क्लासीफाई करते हैं अपने लेजर में। तो हम लेजर में क्या करते हैं,
क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं। तो समराइजिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेट में समराइजिंग करते हैं, और इस फॉर्मेट का नाम मैंने अभी आपको एक ही फॉर्मेट का नाम बताया, वो है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे और भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, पर मैं आपको नाम बता करके ऐसा डराना नहीं चाहती हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस, फिर है एनालाइजिंग, तो हम एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज मतलब ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम करते हैं इंटरप्रीटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल का क्या मतलब है, बिजनेस से रिलेटेड, क्या, बिजनेस रिलेटेड, तो फाइनेंशियल का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो एंड इंटरप्रीटिंग, तो हम जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं, तो समझ लो असल में क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को करने के बाद हमें क्या मिलता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसे हम कम्युनिकेट करते हैं किसे, इंटरेस्टेड यूजर्स, जो इच्छुक यूजर्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होते हैं, तो आई होप अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो हमें समझ आया। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उसके सारे स्टेप्स भी हम समझ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यूजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारा एक टॉपिक पढ़कर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अरे यूजर्स है कौन, यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो यूजर्स हैं कौन, ठीक है। तो यूजर्स मतलब मैं बोल दूं, यूजर्स यूज करने वाले, यूज करने वाले, तो यूजर्स क्या हो गए, यूज करने वाले। अच्छा, अब यूज करने वाले, देखो मैं बोल लूं, आप लोग फोन के यूजर हो, आप फोन को यूज करते हो, बिल्कुल। आप लोग और क्या क्या यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे ना, जैसे कि टूथपेस्ट यूज करते होंगे, सोप यूज करते होंगे, फूड तो यूज करते होंगे ना, खाना खाते हो है ना, क्लोथ्स का यूज करते हो, तो बहुत सारी चीजें हम जिनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हम उसके यूजर बन जाते हैं, अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, उसके यूजर। तो वैसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं वो लोग बन जाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स। समझ आया, जो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं वो लोग बन जाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स एंड देयर नीड्स। अच्छा, अब वो यूज कर क्यों रहे हैं, एंड देयर नीड्स, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो यूज कर क्या रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करने की। आप और मैं तो नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज, ठीक है। तो ये जो लोग हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले ये हैं कौन कौन, ठीक है, कौन कौन यूज कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूजर्स का मतलब आई होप आप समझ गए हो, जो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूजर, ठीक है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं कौन कौन और उनकी नीड्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर कौन होते हैं, तो देखो यहाँ पर हम यूजर्स लिखने वाले हैं और यहाँ पर हम नीड लिखने वाले हैं कि उनकी नीड क्यों क्यों यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो, जिसका बिजनेस है क्या वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा, ऑब्वियसली बात है। सोचो, आप सोच के देखो, आपको मैं कह रही हूँ आपको एक बिजनेस करना है जिसमें आपको क्या करना है, आपको उस बिजनेस में पैसे लगाना है, उसके बाद आपको नहीं बताया जाएगा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस को तरक्की मिल रही है या फिर बिजनेस आपका नुकसान में जा रहा है, हम आपको नहीं बताएंगे। तो आप बोलोगे आप ऐसा बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे, बिल्कुल नहीं। तो जब भी कोई ओनर बिजनेस कर रहा है, ओनर मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जिसका बिजनेस है, ठीक है, तो जिसका बिजनेस है वो ओनर, तो आपको नहीं लगता सबसे पहला यूजर तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वही होगा, क्योंकि सबसे पहले उसे ही जानना होगा कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है और उसकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो ओनर यूज करेगा, और कौन यूज करेगा, मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट और ओनर एक ही नहीं होता है क्या, तो देखो अगर कोई छोटी शॉप है जहां पर एक ही पर्सन है तो वही ओनर है और वही अपने बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, ठीक है, तब तो ओनर और मैनेजमेंट एक ही हो गया, क्योंकि ओनर भी वही है, मैनेज भी वही कर रहा है बिजनेस को और ओन भी वही कर रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे मैनेजमेंट के लिए ना अलग सा बोर्ड होता है, पूरा ग्रुप होता है, कमिटी होती है मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो जो बिजनेस को मैनेज करते हैं उन्हें मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उनके ग्रुप को मैनेजमेंट बोलते हैं। और जो ओनर मतलब तो हु ओन्स बिजनेस, तो हु ओन्स बिजनेस, जिसका बिजनेस है, हु ओन्स बिजनेस, तो बिजनेस का मालिक बोल दूं ओनर है, ठीक है। तो अब ओनर को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैनेजमेंट को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ते हैं। तो ओनर को क्यों चाहिए, ओनर को क्यों चाहिए, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ओनर को क्यों चाहिए, ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी पता कर सके। प्रॉफिटेबिलिटी कि आपके बिजनेस की प्रॉफिट करने की क्षमता क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पता कर पाए। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और अपने बिजनेस की वो फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाए। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो देखो अभी आपको मैं फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग समझा नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी आपको वो टर्म्स पता नहीं है, पर अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है नेटवर्थ,
क्या होता है इसका मतलब? नेटवर्थ। अब नेटवर्थ क्या हुआ? आपने सुना होगा ना, गूगल भी किया होगा कई बार, फेमस सेलिब्रिटीज या आपके जो फेमस प्लेयर्स होंगे, है ना, तो जैसे कि मैं बोल दूं, जैसे जो भी प्लेयर्स होंगे आपके, फुटबॉलर हो गए, क्रिकेटर हो गए, तो आपने उनकी शायद निकाली भी होगी कि एनुअल नेटवर्थ बताना इनकी, है ना, निकाली होगी आपने, नेटवर्थ निकाली होगी, गूगल करी होगी। तो नेटवर्थ का मतलब अभी तो मैं आपको नहीं समझा सकती, अभी मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है नेटवर्थ, ठीक है। तो ओनर को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, अपने बिजनेस की नेटवर्थ जाननी होती है और प्रॉफिट करने की क्षमता जाननी होती है, इसीलिए ओनर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम नेटवर्थ का मीनिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों यूज कर रहा है? तो मैनेजमेंट क्यों यूज कर रहा है? टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस। अब मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बिजनेस को अगर मैनेज करने तो बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो डिसीजंस कैसे लेगा? तो मैनेजमेंट कैसे लेगा डिसीजंस? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज कौन होते हैं? तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स में बोलते हैं बिजनेस में काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉयज और वर्कर्स। तो हम एम्प्लॉयज और वर्कर्स क्यों यूज कर रहे हैं? बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको क्यों यूज कर रहे हैं? और बैंक्स, अच्छा एम्प्लॉयज और वर्कर्स का तो फिर भी समझ आता है, ठीक है। एम्प्लॉयज को जानना होगा उनकी सैलरी क्या होने वाली है या उन्हें बोनस कितना मिलने वाला है, इसीलिए उनको बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाननी है। बट बैंक्स को क्यों जाननी है बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? तो देखो, बैंक के पास बिजनेस जाता होगा, बिजनेस का ओनर जाता होगा लोन लेने। क्यों जाता होगा? लोन लेने। अब सोचो, आप किसी के पास लोन लेने जा रहे हो, वो ऐसे ही आपको लोन दे देगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों यूज कर रहा है? सोचो, मैं जाती हूँ बिजनेस के पास, सॉरी बैंक के पास, मैं एक बिजनेस की ओनर हूँ, मैं बैंक के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे ना 5 करोड़ का लोन चाहिए। कितने का लोन चाहिए? 5 करोड़ का। तो मुझे बैंक क्या बोलेगा? क्या आपकी रीपे करने की कैपेबिलिटी है? आप कैपेबल हो रीपे करने के? तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ, मेरी तो ना 2 करोड़ की क्या है, मेरे पर मंथ 2 करोड़ का क्या है, सॉरी पर ईयर मेरा 2 करोड़ का क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम आ रही है, या बोलो मेरे बिजनेस से फायदा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो मैं कर दूंगी, ठीक है। अब देखो 2 करोड़ ने 20 करोड़ का, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ पर ईयर मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो आपके 5 करोड़ का लोन तो मैं कर ही दूंगी वापस। तो बिजनेस क्या, बैंक मुझ पर ऐसे ही यकीन कर लेगा कि हाँ हाँ आपका 20 करोड़ का प्रॉफिट होता होगा, ले जाओ लोन ले जाओ? नहीं, बैंक क्या बोलेगा मुझे? आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मुझे शो करो। क्या? अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मुझे शो करो। और जब बैंक मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना सच। तो देखो, बैंक लोन देने से पहले ये देखता है कि आप क्या वो लोन वापस करने के कैपेबल हो या नहीं, इसीलिए बैंक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मांगता है, ठीक है। तो हर एक बैंक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मांगेगा नहीं, जिस बैंक के पास आप लोन लेने जाओगे वो बैंक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स मतलब आपके बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं। तो आपके बिजनेस में जो पैसा निवेश कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स, अगर मैं किसी बिजनेस में पैसा डालने वाली हूँ अपना, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए भाई वो बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या लॉन्ग रन तक चलने वाला है वो बिजनेस। देखो, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट रन में तो ज्यादा क्या मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में तो ज्यादा से ज्यादा कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, पर हम बोलते हैं कि लंबे समय तक अगर हमारी इन्वेस्टमेंट वहां रही तो उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। समझो ना, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट तभी तो बढ़ेगा जब लंबे टाइम के लिए होगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ बिजनेस में, लेकिन क्या ये बिजनेस आगे लंबे समय तक चलने भी वाला है या नहीं, है ना। अगर आगे ये बिजनेस लंबे समय तक चलने ही नहीं वाला तो कोई भी इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो इन्वेस्टर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ गए आप लोग। तो देखो, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को क्यों चाहिए? ताकि उन्हें पता चले कि बिजनेस की एबिलिटी है कि नहीं, कि हमें सैलरी भी दे पाएंगे या नहीं, या बिजनेस केपेबल है कि नहीं कि हमें बोनस भी दे पाएगा या नहीं, इसीलिए एम्प्लॉयज और वर्कर्स को जानना है। बैंक को क्यों जानना है? टू नो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ताकि बैंक को बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चले, ताकि उस बेसिस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सके। और इन्वेस्टर्स को क्यों जानना है? टू नो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पता होगी तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगी अपने पैसे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर? तो एक आ गया क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या हुआ? तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? तो देखो, क्रेडिटर्स मतलब उधार देने वाले। क्या? जो आपको उधार देगा वो आपके लिए क्रेडिटर होगा। तो उधार देने वाले, अच्छा किसको उधार दे रहे हैं? तो बिजनेस को उधार देने वाले। तो क्रेडिटर्स, बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स कौन हो गए? बिजनेस को उधार देने वाले। तो जो भी लोग बिजनेस को उधार देते होंगे, उधार पे कुछ भी हो सकता है, उधार में पैसे दे दे, या फिर उधार पे क्या दे सकते हैं? पैसे की जगह कुछ सामान। बिजनेस है मेरा, सपोज मेरी बुक शॉप है, तो मैं उधार पे किताबें खरीदती हूँ अपने सप्लायर से, तो वो सप्लायर मेरे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए, क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है, मैंने किताबें ले ली है, स्टॉक ले लिया है।
सॉरी स्टॉक अभी आपको पता नहीं है उसका मतलब, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखो मैंने सामान ले लिया है अपनी दुकान में भरने के लिए, मैंने सामान ले लिया है। अब जब मैं सामान ले चुकी हूँ लेकिन मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, तो मैं बोल दूँ मैंने उधार पे सामान लिया है। तो जिस भी पर्सन से बिजनेस या आप भी किसी भी पर्सन से अगर आप क्या करते हो, उधार पे सामान लेते हो या पैसे लेते हो, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, तो उधार देने वाले क्रेडिटर बन जाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर, अब देखो अगर बिजनेस को कोई उधार दे रहा है, सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं बुक शॉप खोलूँ, मैं उधार पे सामान ले रही हूँ, किताबें ले रही हूँ उधार पे। ठीक है, तो वो भाई उसको पहले वो बोलेंगे ना, मुझे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताओ कि आप क्या मेरा उधार वापस भी कर सकते हो या नहीं। तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है भी या नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उधारी चुकाने के आप लायक हो या नहीं। तो क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है आपकी, वो कैसे पता चलेगा उन्हें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि मुंह में तो कोई भी झूठ बोल सकता है। अब गवर्नमेंट को क्यों जाननी है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो सबसे इजी वाला हो गया। गवर्नमेंट को क्यों जाननी है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले आपके टैक्स, आपका टैक्स कितना बन रहा है, तो गवर्नमेंट को आप कितना टैक्स देने वाले हो और कितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखती है आपकी। ठीक है, और रिसर्चर्स, तो देखो रिसर्चर्स तो जिस पर्पस के लिए रिसर्च कर रहे होंगे उस पर्पस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स। क्रेडिटर्स क्यों, ताकि वो क्रेडिट वर्दीनेस, उधार चुकाने की क्षमता को बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिटर्स क्यों कर रहे हैं, देख रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि उन्हें बिजनेस की उधार चुकाने की क्षमता पता चल सके। गवर्नमेंट क्यों देख रही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट इसलिए देख रही है टू नो टैक्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी का मतलब अभी आपको नहीं पता होगा, ये हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, इसका मतलब भी तब बताऊंगी। देखो एक मैंने बोला नेटवर्थ का मतलब भी मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाऊंगी जब, तब बताऊंगी, और लायबिलिटी का मतलब भी मैं आपको तभी बताऊंगी। ठीक है, तो अभी बस मैंने आपको ये बोल दिया कि टैक्स कितना बन रहा है आपका गवर्नमेंट को देने के लिए, गवर्नमेंट वो जानने के लिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखती है। और लास्ट हो गया हमारा रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स क्यों जानना चाहते हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो रिसर्चर्स जानना चाहते हैं फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च करने के पर्पस के लिए रिसर्चर्स को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने कितने यूजर्स पढ़े अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, तो देखो हम यूजर्स भी पढ़े हमने कि कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, और नीड्स कि क्यों यूज करता है, हम नीड्स भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, ओनर, बैंक, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, रिसर्चर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इन सारे यूजर्स ऑफ, ये सारे कौन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कितने कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। किस किस कैटेगरी में, तो इनको डिवाइड किया जाता है इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर्स, और किया जाता है इनको डिवाइड एक्सटर्नल यूजर्स में। ठीक है, क्या, तो इनको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स में बांटा जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स, तो अच्छा इंटरनल यूजर्स कौन हुए और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हुए, तो देखो आपके बिजनेस के जो अंदर के लोग हुए ना, आपके जो बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग हुए उन्हें बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। ठीक है, आंतरिक जो यूजर्स है आपके इंटरनल यूजर्स, और जो बाहरी यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स, जो आपके बिजनेस के अंदर नहीं आते, आपके बिजनेस के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो जैसे कि देखो बैंक, क्या आपके बिजनेस के दायरे के अंदर है, नहीं। आप बैंक को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। आपके इन्वेस्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। आप क्रेडिटर्स को कंट्रोल कर सकते हो बिजनेस के ओनर होने के तौर पे, नहीं। आप गवर्नमेंट को कर सकते हो कंट्रोल, बिल्कुल नहीं। और क्या आप रिसर्चर्स को कर सकते हो कंट्रोल, नहीं। तो जिन सब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये सब बन गए हमारे क्या, मतलब हमारे बिजनेस की, मैं बोल दूं क्या, हमारे बिजनेस के दायरे से बाहर है, तो इसीलिए ये सब हो जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। और अब देखो अगर मैं बोलूं आप लोगों को, जो मेरा ओनर है ये बिजनेस के दायरे के अंदर है, ऑब्वियसली बात है बिजनेस के दायरे के अंदर है। क्या मेरा जो मैनेजमेंट है ये बिजनेस के दायरे के अंदर है, बिल्कुल ये बिजनेस के दायरे के अंदर है। और क्या मेरे एम्प्लॉइज और वर्कर्स, तो एम्प्लॉइज सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, तो इनको भी मैं बोल लूँ ये मेरे बिजनेस के दायरे के अंदर है, ये मेरे बिजनेस के दायरे के अंदर है। ऑर्गेनाइज, आपके बिजनेस के अंदर ही तो होते हैं ना ये सब लोग। तो देखो इंटरनल यूजर्स हो गए ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और रिसर्चर। ठीक है, ठीक है, तो अब देख लो इंटरनल यूजर्स ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, एक्सटर्नल यूजर्स बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और रिसर्चर। अब आप में से कई लोगों को डाउट होगा, मैम आपने एम्प्लॉयज को इंटरनल यूजर्स क्यों बोला, हमारी बुक में तो एक्सटर्नल यूजर्स लिखा है, जो एम्प्लॉयज है हमारी बुक में एक्सटर्नल यूजर लिखा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को मैं इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल दोनों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ कई बुक्स में इसे इंटरनल लिखा गया है और कई बुक्स में इसे एक्सटर्नल लिखा गया है। ठीक है, तो वो डिस्कशन का पॉइंट तो नहीं है हमारा, क्यों, कि देखो
अगर आपकी देखो, आप लोग अपने टीचर से, अपने स्कूल से, अपनी बुक में देखो, अगर आपकी बुक में जो आपके स्कूल में यूज होने वाली बुक है उसमें इंटरनल लिखा है एम्प्लॉयज, तो आप इंटरनल में ही लिखना। और अगर आपके जो बुक है आपके पास जिससे आपने स्कूल में पढ़ना है उस बुक में एक्सटर्नल लिखा है, या कि आपके टीचर्स जो बोलते हैं कि अगर आपके टीचर ने बोल दिया एम्प्लॉयज को इंटरनल में मानो तो आप इंटरनल में मानोगे, और बोल दिया एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल में मानो तो आप एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल में ही मानोगे। ठीक है, असल में एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल में हो सकता है इस पर्सपेक्टिव से बन रहे हूँ। एम्प्लॉयज को ना देखो, ओनर और मैनेजमेंट ये डिसीजन मेकिंग में होते हैं, डिसीजन मेकिंग में ओनर्स और मैनेजमेंट होते हैं, बट एम्प्लॉयज का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता। बिजनेस को रन करने में देखो, क्या करना है एम्प्लॉयज को ये बताया जाएगा, पर क्यों करना है और कैसे करना है ये तो ओनर और मैनेजमेंट ही डिसाइड करेंगे। तो शायद इस वजह से बोला है कि एम्प्लॉयज इस दायरे से बाहर है। किस दायरे से? कि क्या करना है और क्यों करना है ना, और कैसे करना है एम्प्लॉयज को सिर्फ ये बताया जाएगा कि ऐसे करके आप ये करो, तो एम्प्लॉयज को सिर्फ उतना बताया जाएगा। तो शायद उस बेसिस पे एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल बोल रहे हैं, तो मैं तो एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल में ही मानूंगी। ठीक है, और अगर आपको टीचर बोलते हैं इंटरनल तो इंटरनल में मानो, और अगर टीचर बोलते हैं एक्सटर्नल तो आप एक्सटर्नल में मानना। मैंने क्या लिखा है, इंटरनल में लिखा है, तो हम इंटरनल में ही मानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो है, आई होप आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझ आया, क्यों यूज करते हैं ये भी समझ आया, और अब हम फाइनली बोल सकते हैं क्या आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग समझ आया। तो आज के लेक्चर में आपको क्या पता होना चाहिए, अकाउंटिंग है क्या, उसके जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का मीनिंग क्या है, और अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है। अकाउंटिंग की प्रोसेस करने के बाद आपको मिलती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इस लेक्चर के एंड तक समझ आ जाना चाहिए, और क्या समझ आ जाना चाहिए कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उसे यूज क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। और क्या, यूजर्स को इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स में डिवाइड करते हैं, तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से यूजर आते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसको पढ़ने से पहले आपको ये लेक्चर कंप्लीटली क्या होना चाहिए, रिवाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।